हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम स्पेशल JPIC। डियर फ्रेंड्स, आपसे हमने फर्स्ट वीडियो में हम बात किया कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। आज हमारा वीडियो सेकंड है या सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें हम आपके साथ सेम चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रश्नावली का जो क्रम है ये 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं, या अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि अनिषेक फलन है क्या। तो अनिषेक फलन जो है पार्थिनोकार्पी कहते हैं इसको। पार्थिनोकार्पी जो होती है उस शब्द को सबसे पहले नेल जी ने दिया था और इन्होंने बताया कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न हो, मतलब बिना निषेचन के जो अंडा से परिपक्व होकर फल का रूप ले लेता है, ऐसे फलों को अनिषेक, ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक कहते हैं। लेकिन उसके द्वारा बनने वाले फल को अनिषेकी फलन मीन्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जैसे संतरा, केला, पपीता इत्यादि हैं। ओके, तो हमने इसकी थ्योरी को भी लिखकर दिखाया है। देखते हैं कि हमने क्या इसमें लिखा है। हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अनिषेक फलन शब्द नेल द्वारा दिया गया है। सामान्यतः निषेचन के पश्चात अंडा से फल में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन की प्रक्रिया के हुए अंडा से फल में विकसित हो जाता है। गॉट इट? यही क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा जिस फल का निर्माण होता है वो अनिषेकी फल कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा भी है केला, पपीता, अनानास, संतरा इत्यादि। तो डियर फ्रेंड, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर परागण क्या है, इसके लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। तो पर परागण, एज यू नो दैट कि पर परागण, पर मीन्स दूसरे के द्वारा, परागण मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ पे पर परागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है कि ऐसे परागण मतलब एक ही जात के समलैंगिक पुष्पों वाले पौधे जिन पर पुष्प उगे हों, यदि उनके परागकण, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे बात करेंगे क्योंकि पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प कौन से हैं? जिनके यहाँ नर जननांग और मादा जननांग दोनों मिलते हैं। लेकिन एक लिंगी पुष्प कौन से हैं कि ऐसे पुष्प जिनमें सिर्फ एक जननांग मिलते हो, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे हम पर परागण की बात करेंगे। तो पर परागण की क्रिया क्या है? तो हम इसमें बता रहे हैं आपको कि पर परागण की प्रक्रिया उन पुष्पों में होती है जो 2 विपरीत लिंग वाले होते हैं या समलैंगिक पुष्पों में होती है। उनके पराग के कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। उसी प्रक्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। अब ये पर परागण की प्रक्रिया कई माध्यमों से संपन्न होती है, जैसे कीट के द्वारा अगर पराग के कण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए गए तो उस प्रक्रिया को कीट परागण कहेंगे। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा अगर किसी अन्य पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के पराग नलिका तक पहुंचाया गया तो उसे पक्षी परागण कहेंगे। इसी तरीके से होता है चीटी परागण, जल परागण इत्यादि, ये पर परागण के माध्यम हैं। तो हम बात करते हैं कि पर परागण के लाभ क्या है और पर परागण से हानियां क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पर परागण जो है उसके लाभ के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे।
इसका लाभ क्या है कि परपरागण के द्वारा नई जातियों का विकास होता है या नई जातियां उत्पन्न आसानी से की जा सकती हैं। एंड सेकेंड वन पॉइंट, परपरागण द्वारा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं। थर्ड वन पॉइंट है कि परपरागण के द्वारा बीज की संख्या में हम वृद्धि ला सकते हैं और उन बीजों की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, परपरागण के द्वारा आनुवांशिक पुनर्योजन होता है जिसके कारण संतति जो होती है, मीन्स आने वाली जो जनरेशंस हैं उसको लाभदायक होती है और साथ ही साथ उसमें विकसित लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि परपरागण से होने वाली हानियां क्या हैं। तो परपरागण से बहुत सारी हानियां भी हैं। पहली हानियां तो ये है कि जब परपरागण की क्रिया होती है तो इसमें पॉलन ग्रेन्स या परागकण की मात्रा अधिक बनती है और ये परागकण जो होते हैं बहुत से ज़्यादा मात्रा में व्यर्थ भी हो जाते हैं। सेकेंड वन पॉइंट इसमें हम आपको बता रहे हैं कि पादपों परपरागण की क्रिया में जो पौधे होते हैं आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें परपरागण की क्रिया को होने के लिए बहुत से माध्यमों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि पक्षियों की, कीटों की, भौरों की, ततैयों की इत्यादि इन सारे माध्यमों की आवश्यकता जब होगी तो उस परागण को नाम दिया जाएगा पर्टिकुलर परागण के नाम से, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, चींटी परागण, घोंघा परागण, जल परागण इत्यादि। ओके, सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज परपरागण के द्वारा जो प्रजाति होती है उसके पैतृक गुणों में विभिन्नता भी आ जाती है। मीन्स वहां के जो पैतृक कैरेक्टर्स हैं वो बदल सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। डियर फ्रेंड, भ्रूण क्या है पहले तो जान ले हम लोग। भ्रूण एम्ब्रियो को कहते हैं। एम्ब्रियो क्या है? किसी भी बीज को अंकुरित होने से पहले उसके अंदर एक भ्रूण बनता है और भ्रूण से आगे चलकर भ्रूण जिसमें रहता है और उसके ऊपर का जो कवच होता है वो उसका भ्रूणपोष होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम भ्रूणपोष क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। भ्रूणपोष की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार की है। हमने यहाँ पे नोट भी किया है कि सेलुलर एंडोस्पर्म जिसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म जिसको कहा गया है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा है हीलोबियल एंडोस्पर्म जिसको कहा गया है हीलोबियल एंडोस्पर्म। गॉट इट? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भ्रूणपोष क्या है। किसी भी भ्रूण के पोषण के लिए जो बीज में ऊपर उसकी खोल होती है उसी को भ्रूणपोष कहते हैं। अब यहाँ पे इनके प्रकार की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेंट्रल एंडोस्पर्म एंड हीलोबियल एंडोस्पर्म। तो इनके स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी सी ड्रॉ की है, इनके बारे में आइए जान लेते हैं कि कोशिकीय एंडोस्पर्म क्या होते हैं या केंद्रीय एंडोस्पर्म क्या होते हैं। तो केंद्रीय इनको क्यों बोला गया है केंद्रीय भ्रूणपोष? क्योंकि यहाँ पर जब न्यूक्लियस बनते हैं, ये सारे आपके न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर जब केंद्रक बनते हैं तो वहाँ पर केंद्रकों में बार बार विभाजन की क्रिया होती है और जब विभाजन की क्रिया होती है तो केंद्रक तो विभाजित होता है लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और इस दौरान पे इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है और पूरे भ्रूणपोष में फैल जाती है। और यहाँ पे दूसरी बात बताएं कि बीच में इसके एक हलो वैक्यूल जैसे संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, सेलुलर एंडोस्पर्म जिसको बोला गया है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है? ऐसा भ्रूणपोष जहां पर केंद्रक एक बार ही विभाजित होता है और उस विभाजन के बाद उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और बाद में जितनी बार ये केंद्रक विभाजित होगा उतनी बार यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पे गैमोपेटली वर्ग जो है उसमें इस प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा है हीलोबियल
एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है कि कोशिका विभाजन होगा, मीन्स केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन के दौरान बहुत सारे केंद्रक बनेंगे और उसमें से कुछ केंद्रक ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियस चैम्बर, मतलब केंद्रकों की अपनी एक अलग चैम्बर बनता है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस रखे हैं और बीच में उनकी एक हॉलो शेल होती है जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चलाजा मतलब निभाग चैम्बर भी है, जिसको हम इस पूरे एंटायर डायग्राम को हम हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। बहुभ्रूणता को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियानी। पॉलीएम्ब्रियानी है क्या कि ऐसे फल जिनमें एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो, ऐसे फलों को बहुभ्रूणता कहते हैं, या ऐसे भ्रूणों को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे एक ही कोशिका में कई भ्रूणों का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। जैसे हम जान लेते हैं, इसको देने वाले हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसे संतरे के फल में देखा। कब देखा था? 1719 में, 1719 में इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि संतरे के फल में एक से अधिक बीज, मतलब एक से अधिक भ्रूण है, इसलिए उन्होंने पॉलीएम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता का नाम दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे चलकर स्नार्फ आए। स्नार्फ ने बताया कि यहाँ पे बहुभ्रूणता जो है वो 2 प्रकार की होती है। स्नार्फ जब आया, उन्होंने 1929 में बताया कि बहुभ्रूणता 2 प्रकार की है। पहले ही उन्होंने कहा वास्तविक बहुभ्रूणता, जिसे कहा गया ट्रू पॉलीएम्ब्रियानी, और दूसरा है कूट बहुभ्रूणता, जिसे फॉल्स एम्ब्रियानी के नाम से भी जाना जाता है। अब वास्तविक बहुभ्रूणता क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इस बहुभ्रूणता में एक ही भ्रूण विभिन्न कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या देखेंगे कि एक ही भ्रूण विभिन्न कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे वास्तविक बहुभ्रूणता के नाम से जानेंगे। दूसरा है कूट बहुभ्रूणता। कूट बहुभ्रूणता क्या है कि ऐसा फल जिसमें सभी भ्रूण बीजांड से बने हों और सभी के स्थान भी अलग अलग हो, ऐसे भ्रूण को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू एंड बाय बाय।